नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ साथ उन दमदार स्टॉक्स के बारे में भी बताते हैं जिनमें बड़ा एक्शन देखने को मिला। साथ ही शो के अंत में आपको उन ट्रिगर्स के बारे में बताएंगे जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, गोल्ड रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार से जुड़ी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बाजार में चिंताएं बढ़ रही हैं। दरअसल राजेश एक्सपोर्ट्स ने अभी तक वित्त वर्ष 2023 के ऑडिटेड नतीजों के साथ साथ ऑडिटर की रिपोर्ट फाइल नहीं की है। 30 मई 2023 को कंपनी ने चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2023 के नतीजे घोषित किए थे, पर इसके साथ ऑडिट रिपोर्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दाखिल नहीं किए गए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मुताबिक किसी भी कंपनी के निवेशक ऑडिट रिपोर्ट को काफी ध्यान से देखते हैं। हालांकि राजेश एक्सपोर्ट्स के सीनियर अधिकारी का कहना है कि अगर एक्सचेंज ने मांग की तो वो ऑडिट रिपोर्ट जमा करने को तैयार हैं। दूसरी ओर कंपनी के ऑडिटर बीएसडी एंड कंपनी के पार्टनर पीएल वेंकटाधारी के मुताबिक ऑडिट फर्म ने ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर कंपनी को भेज दी है, पर उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कंपनी के नतीजों के साथ फाइलिंग की गई है या फिर नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 134 के तहत कंपनियों की ओर से ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग करना जरूरी है। दूसरी खबर, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ओर से यूके की ऑटो कंपनी एमजी मोटर की भारतीय इकाई एमजी मोटर इंडिया में 45 से 48% हिस्सेदारी खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल एमजी मोटर इंडिया का मालिकाना अधिकार शंघाई की कंपनी SAIC के पास है। इस डील में ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां यानी जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का कोई एक्सपोजर नहीं होगा, बल्कि ये हिस्सेदारी सज्जन जिंदल की निजी कंपनी की ओर से खरीदी जाएगी। इसके अलावा एमजी मोटर इंडिया के डीलर्स और भारतीय कर्मचारियों के पास कंपनी का 5 से 8% हिस्सा होगा, यानी कि न्यूनतम 51% हिस्सा भारतीय एंटिटीज के पास होगा और अधिकतम 49% हिस्सा चीन की कंपनी SAIC के पास होगा। माना जा रहा है कि इस डील को लेकर 3 से 4 महीने में करार किया जा सकता है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 9वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अपने ग्रोथ के अगले चरण को पूरा करने के लिए एमजी मोटर इंडिया की RIL, हीरो ग्रुप, PMG इन्वेस्ट और जेएसडब्ल्यू ग्रुप समेत निवेशकों के साथ 50% से ज्यादा हिस्सा बेचने के लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि भारत चीन के बीच चल रही टेंशन के चलते इस कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी से नए निवेश के लिए नियामक मंजूरियां मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL से मिली रॉयल्टी की रकम को अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL को ट्रांसफर कर दी है। VRL के टॉप मैनेजमेंट ने कंपनी की एनुअल इन्वेस्टर कॉल में बॉन्ड होल्डर्स को यह जानकारी दी है। हिंदुस्तान जिंक ने पहली बार अपनी सालाना आय का 1.7% हिस्सा भारत में लिस्टेड कंपनी वेदांता को भुगतान किया है। वेदांता ने पिछले साल VRL को अपनी सालाना आय का 2% हिस्सा रॉयल्टी के तौर पर ट्रांसफर किया था, पर CY23 यानी कैलेंडर ईयर 2023 की पहली तिमाही में इस रकम को बढ़ाकर 3% कर दिया गया। आपको बता दें कि HZL से इनडायरेक्टली मिली रकम से VRL को 31 मई तक अपने $50 करोड़ के बॉन्ड्स का भुगतान करने में मदद मिली है। चौथी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पिरामल फंड मैनेजमेंट के पूर्व डायरेक्टर खुशरू जजीना और उनकी पत्नी बेनेफेर जजीना को शो कॉज नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों ने पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयरों की खरीद फरोख्त में कथित रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। मई 2023 में इन दोनों के अलावा इनकी सहयोगी कंपनी ग्रेट डील फिन कंसल्ट एडवाइजर्स को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में सेबी ने अप्रैल 2018 से मई 2019 के दौरान जांच की है और पाया था कि खुशरू जजीना के पास पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी PCHFL का MD होने के चलते लिस्टेड कंपनी पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी PEL से कुछ जुड़ी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी UPSI थी और उन्होंने इस जानकारी के दम पर ग्रेट डील फिन कंसल्ट के जरिए PEL के शेयर में ट्रेडिंग से 15.32 करोड़ रुपए का गैर कानूनी मुनाफा अर्जित किया है। सेबी ने इस उल्लंघन के चलते इन दोनों से पूछा है कि सिक्योरिटीज मार्केट में इनके कामकाज करने पर क्यों नहीं रोक लगानी जानी चाहिए। हालांकि इन दोनों ने सेबी की ओर से लगाए गए इल्जामों का खंडन किया है। पांचवी खबर, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी SAT से बड़ी राहत मिली है। दरअसल SAT ने सहारा के बीमा कारोबार को SBI लाइफ को सौंपने के फैसले पर रोक लगा दी है। 2 जून को इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने सहारा इंडिया लाइफ का पूरा कारोबार SBI लाइफ को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत सहारा समूह की फर्म की संपत्तियों और लगभग 2 लाख पॉलिसी की देनदारियों को SBI लाइफ इंश्योरेंस को ट्रांसफर किया जाना था। आपको बता दें कि सहारा इंडिया लाइफ ने IRDA के आदेश के खिलाफ SAT में अपील दाखिल की थी, जिसके बाद ये फैसला आया है। सहारा इंडिया ने अदालत में ये दलील दी थी कि IRDA का ये आदेश प्राकृतिक
राजनीतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और बीमा कंपनी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया है। कंपनी ने यह भी कहा कि सहारा इंडिया लाइफ अपने पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 अगस्त को होने वाली है। सैट के इस फैसले से सहारा इंडिया लाइफ के पॉलिसी होल्डर्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनका इंतजार और बढ़ गया है। इससे पहले इरडा ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन सैट ने इस फैसले पर भी रोक लगा दी थी। छठी खबर, अदानी ग्रुप की विदेशी बैंकों समेत अपने लेंडर्स के साथ 3.8 अरब डॉलर के लोन की रीफाइनेंसिंग यानी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बातचीत चल रही है। ये रकम ग्रुप की ओर से पिछले साल एसीसी और अंबुजा के अधिग्रहण के लिए उठाए गए लोन का ही हिस्सा है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में जारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ग्रुप की ओर से पहली बार ऐसा कदम उठाया जा रहा है। अदानी समूह इस लोन की अवधि को बढ़ाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है। माना जा रहा है कि रीफाइनेंसिंग की ये प्रक्रिया 3 से 4 महीने में पूरी हो सकती है, जिसमें बार्कलेस, डॉयश बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड हिस्सा ले सकते हैं। इस डील से इस बात का अंदाजा लगेगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद क्या ग्लोबल बैंक फिर से अदानी ग्रुप के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे या फिर नहीं। 7वीं खबर, देश में फिनटेक सेक्टर में निवेश में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आईएएफएल की फिनटेक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में फिनटेक स्टार्टअप्स की फंडिंग में 40% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि 2022 में फिनटेक सेक्टर की कंपनियों को कुल 39 अरब डॉलर की फंडिंग मिली थी। 2022 में ग्लोबल आर्थिक मंदी और यूक्रेन रूस युद्ध जैसे कारणों की वजह से निवेश में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि वित्त वर्ष 2022 में सेक्टर में 476 सौदे हुए थे और 6 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल देश में 9,500 से ज्यादा फिनटेक कंपनियां कामकाज कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत में सबसे ज्यादा फिनटेक कंपनियां हैं। अमेरिका में 31,950 और ब्रिटेन में 12,787 फिनटेक कंपनियां कामकाज कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारतीय फिनटेक बाजार का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 1 लाख करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा। 8वीं खबर, विमान लीज पर देने वाली कंपनी एयर कैसल ने स्पाइसजेट के खिलाफ दूसरी बार एनसीएलटी में याचिका दाखिल की है। एयर कैसल ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि स्पाइसजेट बकाया रकम का भुगतान करने में असफल रही है। स्पाइसजेट के खिलाफ इस तरह का ये तीसरा मामला है। हालांकि एनसीएलटी ने एयर कैसल की दूसरी दिवालिया याचिका पर सवाल खड़े किए हैं। एनसीएलटी ने एयर कैसल के वकीलों से पूछा है कि इस याचिका का कानूनी अधिकार क्या है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को एयर कैसल ने स्पाइसजेट के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी शुरू करने से जुड़ी याचिका दाखिल की थी। एनसीएलटी में इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। इसी सोमवार यानी 12 जून को विल्मिंगटन ने एनसीएलटी में स्पाइसजेट के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर 16 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। अपनी याचिका में विल्मिंगटन ने स्पाइसजेट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। 9वीं खबर, संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट के रिवाइवल के लिए यानी कामकाज दोबारा शुरू करने के लिए इंसॉल्वेंसी में सहायता देने के लिए नियुक्त हुई कंपनी ईवाई की तरफ से रिवाइवल के लिए 500 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गो फर्स्ट के क्रेडिटर्स की कमेटी यानी सीओसी कंपनी को अंतरिम फाइनेंस देने के लिए मान गई है और कमेटी के बड़े क्रेडिटर्स से ईवाई 500 करोड़ रुपए की फंडिंग की मांग कर सकता है। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट से जुड़ा बड़े खबरों का सिलसिला यहीं पे थमता है। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। पहली खबर, बुधवार 14 जून को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 7% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। कारोबार के शुरुआती 5 मिनटों में ही शेयर ने 8 रुपये 25 पैसे की इंट्राडे ऊंचाई को छुआ और क्लोजिंग करीब 2% की मजबूती के साथ हुई। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने कंपनी के बिजनेस रिवाइवल प्लान के तहत 14,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सामने रखा है। इस प्रस्ताव के तहत कंपनी के प्रोमोटर्स आदित्य बिरला ग्रुप और यूके का वोडाफोन ग्रुप आधा निवेश करेंगे। इस महीने की शुरुआत में सरकार को सौंपे गए रिवाइवल प्लान के अनुसार आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप बहुत जल्द कंपनी में 2,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इक्विटी निवेश कर सकते हैं। सितंबर 2021 में सरकार की ओर से दिए गए रिवाइवल पैकेज के बाद से प्रमोटर कंपनी में 5,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इक्विटी निवेश कर चुके हैं और बाकी बची 7,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाने में प्रमोटर्स कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। ये रकम सीधे इक्विटी या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए किसी बाहरी निवेशक से जुटाई जाएगी। यही नहीं, इस रिवाइवल प्लान के अलावा कंपनी अपने लेंडर से 25,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन की भी मांग कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनालिस्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए के कैश क्रंच का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी खबर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी सीडीएसएल के शेयर में बुधवार को 6% तक की गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान शेयर ने 1,000 रुपए का स्तर भी तोड़ दिया था और 985 रुपए का इंट्राडे लो टच किया था। दरअसल इस शेयर में गिरावट के पीछे वजह है बड़ी ब्लॉक डील।
14 जून को शुरुआती कुछ मिनटों में कंपनी के 56 लाख शेयरों या 5.4% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील की वैल्यू 558 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि इस ब्लॉक डील में बिकवाली और खरीदारी करने वालों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं, पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CDSL की पेरेंट कंपनी BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इस ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम की है। वित्त वर्ष 2023 यानी मार्च 2023 के अंत तक BSE के पास CDSL की 20% हिस्सेदारी थी। इसके अलावा पराग पारिक म्यूचुअल फंड के पास 4% से ज्यादा और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के पास 1.5% से अधिक हिस्सा था। 2017 में CDSL का IPO आया था, जिसमें BSE ने अपना हिस्सा 26.05% बेचा था और 50.05% से घटाकर 24% किया था, ताकि मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों का अनुपालन किया जा सके। सेबी के नियमों के मुताबिक कोई स्टॉक एक्सचेंज किसी डिपॉजिटरी में 24% से ज्यादा हिस्सा नहीं होल्ड कर सकती। तीसरी खबर, RPG ग्रुप की कंपनी KEC इंटरनेशनल के शेयर ने बुधवार को 586 रुपये 15 पैसे की ऊंचाई को छुआ, जो कि 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। इनफैक्ट अब तक का उच्चतम स्तर भी है। शुरुआती 10 मिनटों में शेयर में 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। शेयर में उछाल इसलिए आया क्योंकि कंपनी को 1373 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। ये ऑर्डर्स रेलवे, रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग सेगमेंट से हैं। इन ऑर्डर्स में भारत और अमेरिका से T&D यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स के अलावा भारत और विदेश से केबल सप्लाई के ऑर्डर्स भी शामिल हैं। हालांकि कारोबार की समाप्ति पर शेयर लगभग 3% की बढ़त लेकर ही बंद हुआ। चौथी खबर, AGI ग्रीन पैक के शेयर में बुधवार को 12% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला। ये वही कंपनी है जिसे हम पहले HSIL के नाम से जानते थे और इस शेयर ने इंटरडे में 647 रुपये 75 पैसे का उच्चतम स्तर छुआ था, जो कि इस स्टॉक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी है। दरअसल 4 मई को जारी चौथी तिमाही के नतीजों के बाद से शेयर में लगातार तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। 4 मई से अब तक शेयर 56% चढ़ चुका है और बीते 6 महीने में देखें तो लगभग 2 गुना हो चुका है। नतीजों के बाद 5 मई को शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट लग गया था, क्योंकि चौथी तिमाही के नतीजे बेहद शानदार रहे थे, जिसमें कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 2 गुना से ज्यादा बढ़ा था। चौथी तिमाही में मुनाफा तिमाही दर तिमाही 53.1 करोड़ रुपए से 104.9% बढ़कर 109 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। वहीं आय 22.5% बढ़ी थी। पिछली तिमाही में 570 करोड़ रुपए की तुलना में आय बढ़कर करीब 699 करोड़ रुपए के आसपास रही थी। कामकाजी मुनाफा 110 करोड़ रुपए से बढ़कर 177 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 19.2% से बढ़कर 25.3% पर रहे थे, जो कि तिमाही दर तिमाही 6% से ज्यादा का सुधार है। साल दर साल कामकाजी मार्जिन में लगभग 10% का बड़ा सुधार देखने को मिला था। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी के मार्जिन 15.8% पर रहे थे। इसके अलावा मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 15 से 18% की आय ग्रोथ और 21 से 23% के मार्जिन का गाइडेंस भी दिया है, जो कि काफी मजबूत माना जा रहा है। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि गुरुवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 14 जून की जहां तक बात है तो फेड बैठक का फैसला आया है, उसका जो असर है वो यूएस के मार्केट्स और उसके साथ साथ बाकी अन्य ग्लोबल मार्केट्स पर किस तरह से होगा वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। फेड की बैठक के साथ साथ यूएस के PPI के आंकड़े भी जारी हुए हैं, तो उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूरोप और यूके के अप्रैल महीने के IIP के आंकड़े जारी हुए हैं, तो उसका भी ग्लोबल मार्केट्स पर इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 15 जून की जहां तक बात है तो गुरुवार को TCS ने जो 24 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया था उसकी एक्स डेट है, यानी कि TCS के शेयर में इसका एडजस्टमेंट गुरुवार के दिन को देखने को मिल सकता है। वरुण बेवरेजेस ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था, उसकी भी एक्स डेट 15 जून को है, तो शेयर में जो बड़ा एडजस्टमेंट होगा उसके बाद आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये स्टॉक स्प्लिट के चलते ही इसके एडजस्टमेंट आपको नजर आएगा। वक्रांगी का शेयर भी 15 जून को फोकस में रहेगा, क्योंकि इसका जो डीमर्जर हुआ था उसकी घोषणा हुई थी, उसकी एक्स डेट भी 15 जून को ही है। ई गवर्नेंस और उसके साथ साथ IT और ITES कारोबार को डीमर्ज किया गया था, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर में 15 जून के दिन ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा ECB की जो पॉलिसी बैठक है उसका फैसला भी 15 तारीख को आएगा और ग्लोबल ट्रिगर्स में यूएस के रिटेल बिक्री के साथ साथ मई महीने के IIP के आंकड़े भी जारी होंगे। इस पर ग्लोबल मार्केट्स की खास तौर पर नजर रहेगी। चीन ने हाल फिलहाल अपने जो छोटी अवधि के रेट्स हैं उसको कट किया है, उसके बाद मई महीने का जो रिटेल बिक्री का आंकड़ा है वो भी 15 तारीख को जारी होगा, तो काफ़ी अहम होगा ये देखना। इसके साथ साथ हांगकांग का ब्याज दरों पर फैसला भी आएगा। फिलहाल देखा जाए तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी जो ब्याज दरें हैं उनको बढ़ाने का सिलसिला रोक चुके हैं। हांगकांग क्या फैसला लेता है इस पर भी दुनिया भर के बाजार खास तौर पे फोकस करेंगे। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ दमदार एक्शन वाले शेयरों की सूची के बारे में भी पता चल गया होगा। तो गुरुवार 15 जून को आपको
फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।